कल क्या हुआ था? मैम आप होमवर्क डिस्कस करने वाले थे। वो लास्ट में देखते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें आपके इसमें आ जाएंगी जो डीपीपीज में सॉल्यूशंस है, उनमें भी आपको मिल जाएगा। कल आप लोगों को मैंने शायद एंगल से रिलेटेड कुछ चीजें दी थी, राइट? यस मैम। ठीक है, तो एक बार क्लास में थोड़ा सा 5 मिनट पहले हम खत्म कर लेते हैं, फिर वो चीज डिस्कस कर लेंगे। हम्म, चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो भी बच्चे कल नहीं आए थे और जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया तो सीखो पहले टॉपिक क्या क्या हो गया था, सो दैट यू विल बी एबल टू करेक्ट कि अभी क्या होने वाला है। तो पहला चीज हम लोगों ने जो मेजर चीज किया था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वेट को मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये जो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है, क्या आप इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप यूनिवर्स के जो लॉज हैं उनको समझ सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं ना कि ये चीज इससे इतना भारी है। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस किया था बेटा, वो था फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट्स क्या होता है। तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, लेट्स से आपके पास मिल्क है 5 लीटर। ठीक है, ये आपके पास एक वॉल्यूम को हम लिख रहे हैं, तो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम अमाउंट उसका मेजर कर सकते हैं कि वो कितना अमाउंट है, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट है। तो हम लोग दो चीजें लेते हैं, एक तो आपके पास स्टैंडर्ड, ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड, जिसके साथ आप कंपेयर करो। देखो लीटर, 1 लीटर भी वॉल्यूम बता रहा है। 1 लीटर का 5 गुना कर दिया तो आपका गिवन वॉल्यूम आ गया, जो आप मेजर करना चाह रहे हो। तो ये जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। और ये आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 5 किलो, 5 kg, या मैं बोलूं 2 kg, तो आप वेट के 1 kg क्या है? 1 kg भी तो आपको वेट बता रहा है ना, मास बता रहा है ना। ठीक है, वो उसको आप 2 गुना कर रहे हो, उसका 5 गुना कर रहे हो, तो ये तो नंबर है। या मैं आपको बोलूं 1000 या 100 ग्राम, अब आप क्या कर रहे हो कि 1 ग्राम का 100 गुना कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गया। तो यूनिट के हिसाब से ये नंबर बदल जाएगा। मान लो 1 kg, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो 1 kg की बात कर रहे हो, ठीक है, और 1 kg को ही आप 1000 ग्राम लिखते हो, राइट? तो यूनिट बदल जाती है तो ये नंबर बदल जाता है, जो कितना गुना आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, ग्राम एक छोटी यूनिट है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेट करते हो कि 1 ग्राम कितना है, या 1 मीटर लेंथ कितना है, 1 सेकेंड कितना टाइम होता है, फिर आप बाकी का टाइम, वॉल्यूम, डिस्टेंस सब मेजर कर सकते हो यूजिंग दैट यूनिट, यूजिंग दैट स्टैंडर्ड। समझ में आई ये बात? यस मैम। ठीक है, तो यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने बताया था फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है आपके पास फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड, और एक तीसरी आपके पास थी सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल आपके पास 7 होती है, बता सकते हो कौन कौन सी है? मैम पता है। यस मैम। लेंथ, मास, मैम ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ amount of सब्सटेंस, substance, और इंटेंसिटी टेम्परेचर। और टेम्परेचर होगी क्या साथ? यस जिसको मैम। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेम्परेचर को थीटा से। तो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशंस की अगर हम बात करें, अब आगे हम डायमेंशंस की बात करेंगे सारी। तो लेंथ को हम एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को एम्पियर ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल यानी कि MOL से, इंटेंसिटी को कैंडेला जिसको हम CD कहते हैं, और टेम्परेचर थीटा। अब इनकी यूनिट्स आपको पता है ना। SI यूनिट की अगर मैं बात करूं, देखो 2-3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। FPS था, वो आप देख सकते हो उसमें, जिसमें फुट में आप लेंथ लेते हैं, पाउंड में आप वेट लेते हैं, और FPS सेकंड में आप टाइम लेते हैं। वैसे एक SI सिस्टम होता है। SI सिस्टम में आपकी ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती है। इनकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है। इनकी यूनिट्स क्या होती है? ये मीटर हो गया, मास का केजी हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, करंट का एम्पियर हो गया,
और ये आपके पास मोल, ये क्या हो गया आपके पास कैंडल, ठीक है। ये सिंबल हो गया, ये यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, यहाँ मोल, यहाँ ये। और टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन, ठीक है। फिर हम लोगों ने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी किया था, जिसमें आपने क्या क्या ये 2 कौन सी थी, एंगल, जो आपके 2D एंगल, अगर 2D एंगल की आप बात करें, और एक हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा सॉलिड एंगल, राइट। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 7 के कॉम्बिनेशन से बन सकती है। जैसे अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल बताओ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसमें आपके पास मास है और एक एक्सेलरेशन को भी आप ब्रेक कर सकते हो, क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ठीक है, और मास। अब देखो, एक क्वांटिटी मास जो हम लोगों ने यहाँ ले रखी है, एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, वो भी लेंथ की फॉर्म में ही मेजर होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर होगा, लेंथ ही तो मेजर करना पड़ेगा, लेंथ हो गया। और एक हो गया आपके पास यहाँ टाइम। क्या मैंने फॉर्मूला ठीक लिखा है, ma एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी बाय में टाइम, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय में टाइम। इसको फिर फर्दर ब्रेक कर सकते हो ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। आपके पास टाइम नीचे 2 आ जाएंगे ना, पहले एक टाइम था और एक और आपने लिख दिया। तो अब देखो मास ये रहा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट को भी आप लेंथ में मेजर करोगे, टाइम है, टाइम को आप सेकंड में मेजर करोगे। यानी इन 3 के कॉम्बिनेशन से आपने एक और यूनिट निकाल दी, ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी लिख दी मास और एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन में। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा मुझे बताओ, क्या लेंथ को आप मास की तरह लिख सकते हो? तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये जो 7 है ये आपस में इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? यस ओके, इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, फिर हम डायमेंशंस पे आ गए थे। डायमेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। डायमेंशन क्या है, अब देखो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम इनटू टाइम। इसको मैंने खोल दिया, फॉर्मूले को मैंने खोला, तो मैंने देखा कि जो फोर्स जो चीज है, या फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मास की एक पावर पे डिपेंड करता है, मास की एक पावर पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, L की पावर 1। मास को m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट को L से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो क्या डिस्प्लेसमेंट की एक ही पावर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? टाइम की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, -2। ठीक है, तो आपका ये जो बना है ना, ये इसको ब्रैकेट में लिख दूं, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास फोर्स है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने देखा वो फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT की फॉर्म में लिखा, MLT का कितना पावर पे वो डिपेंड करिए, इन पावर्स को आप डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, कि बेसिक जो क्वांटिटीज है इनका जो आप पावर इंक्रीज कर रहे हो, जिसको मिला के आप एक फोर्स बता रहे हो कि ये आपके पास फोर्स बनेगा, तो ये आपके पास क्या है, पावर्स डायमेंशंस होते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। हाँ जी, अर्पिता बोलिए बेटा। मैम आपने टाइम को -2 क्यों लिखा? टाइम को मैंने इसलिए लिखा कि फोर्स का फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम आया, नीचे टाइम आया ना 2 बार, नीचे आप t² लिख दो, इस टाइम को t से रिप्रेजेंट किया, इस टाइम को t से रिप्रेजेंट किया, तो ये t² हो गया ना। तो अगर मैं ऊपर की फॉर्म में लिख रही हूँ, न्यूमरेटर में लेके जा रही हूँ पावर को, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ना, t की पावर -2, यहाँ से हट जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो वो इकट्ठा हम ब्रैकेट में एक लिखते हैं, ऊपर नीचे नहीं लिखते डायमेंशनल फॉर्म में। समझ में आया? फाइनल रिजल्ट हम ऐसे ही निकाल के लेके आएंगे कि भाई एक ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, फिर अलग अलग हम लोगों ने इसके केसेस पढ़े थे, वो आप लोग अब नोट्स में चेक कीजिएगा। अभी हम चलते हैं आज आगे। यूजेस क्या है डायमेंशंस के, सबसे पहले वो समझिए। सबसे पहले क्या है, टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी जैसे मैंने फोर्स का आपको एग्जांपल दिया, अभी हम लोगों ने टॉपिक किया, देखो क्या कह रहे हैं, ये फोर्स अगर आपके पास है, आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT-2, यही निकाला ना अभी हमने। अगर आपको मान लीजिए यूनिट नहीं पता है, लेकिन आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो आप उसका यूनिट नहीं निकाल सकते। मास को किस में लिखते हैं, मान लीजिए SI सिस्टम की बात करूं मैं, SI सिस्टम में मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम जी, लेंथ को मीटर, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड।
या फिर आप ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकेंड के ऊपर -2 लगा दो, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है। यानी कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हो। अच्छा चलो Yes, आप ma'am. निकालो, स्पीड का निकालो यूनिट। आपको मैं डायमेंशनल फॉर्मूला देती हूँ, LT-1 होता है, इसका मुझे यूनिट निकाल के बताओ SI सिस्टम में। मीटर पर सेकंड। Per second. लेंथ क्या लिखोगे, मीटर Per second. पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा CGS में बता दो, दूसरा सिस्टम भी तो उठा सकते हैं यूनिट्स का CGS में। मैम सेंटीमीटर पर सेकंड। यस, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया क्या पहला यूज है, कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला दे दूं तो आप उससे यूनिट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है पहला यूज? Yes. यस मैम। Yes. चलिए, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। देखो ये कल हम लोगों ने किया था कि मान लीजिए फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है G m1 m2 बाय में r², यही था ना, था या नहीं था? तो यहाँ Yes, पर G जो होता है बेटा, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशन जो है आपका पूरा एक यूनिट है, वो आपको आगे पढ़ेंगे। उसमें एक फॉर्मूला होता है कि दो अगर बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इनके बीच का दूरी लेट्स से r है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो G m1 m2 बाय r² से निकालते हैं। तो G होता है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। किन्हीं भी दो बॉडीज में निकाल लो, ये G आएगा, बस मास बदल जाएगा और उनके बीच का दूरी बदल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, F r² बाय में m1 m2। मैं एक तरफ रख लिया G को और बाकी सब मैं एक तरफ ले गई। अब मुझे बताओ क्या आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं लिख सकते? फोर्स का पता है ना आपको, mLT-2। Yes. फोर्स का याद रखेंगे सभी बच्चे, mLT-2। Okay, ma'am. R को कैसे लिखेंगे, L², और तो कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय में m1 का क्या हो जाएगा बेटा, m, Square. या m² कर लो, या m × m कर लो, एक ही बात है। अब यहां से जो कट रहा है काटो जरा, एक m से m कट गया, को L क्यों लिखा? किसको बेटा, R को L. r क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, लेंथ में, और लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से। समझ में आया? तो अब यहां से मास कट गया, तो ये मास का तो एक ही पावर बचा -1, लेंथ का कितना हो गया, L3, का कितना हो गया, -2। आपने एक फॉर्मूले से एक कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लिया। कल ये होमवर्क मिला था क्या आप लोगों को? यस मैम। हो गया? Yes. चलो Yes, ma'am. एक और करो, या आई थिंक मैंने आपको ये भी दिया था, कुछ बच्चे चले गए थे। एनर्जी होता है H न्यू होता है आपके पास क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को ही हम 1 बाय टाइम पीरियड लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड। यानी अगर फ्रीक्वेंसी का मैं डायमेंशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, T इनवर्स। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, T की पावर -1। ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप आगे आने वाले टाइम में इस्तेमाल करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और एनर्जी का डायमेंशन कल निकाला था ना, कितना होता है, mL2T-2, यही क्या था? यस मैम। यस मैम। देखो किसी भी कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला उठा लो, लेट्स से मैंने निकाल लिया mgh, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। मास, ये g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-1, और h हाइट को भी आप लेंथ में मेजर करेंगे, तो ये होगा mL² T-2। यस, तो अब आप निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन E बाय में न्यू। तो E का होता है mL2T-2 डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी का होता है T-1। सॉल्व इट, ये हो जाएगा आपके पास mL² T की पावर कितना हो जाएगा, -1। फ्रीक्वेंसी का क्या लिख रही हूँ बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, T का होता है T, टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T से, T की पावर -1 हो गया, वो मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो mL² T-2 T-1, ये पावर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1। तो ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। क्लियर है? तो अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ये किसका यूज हो गया।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे भी कांस्टेंट है जो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन से है बताओ, कोई एग्जांपल दो। Pi. मैम एंगल। एंगल डायमेंशनलेस, Index. एंगल था, Yes, ma'am. एंगल आपके पास Yes, किस में लिखा था हम लोगों ने, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंगल नहीं है बेटा, वो डायमेंशनलेस वेरिएबल है। ठीक है, एंगल चेंज होता है, मान लो अगर मैं 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, एंगल तो बदल रहा है ना, पर उसका डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर भी लेंथ आता है नीचे भी लेंथ आता है, तो उसका डायमेंशन नहीं आता। क्या होता था एंगल का फॉर्मूला क्या था? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ को भी तो लेंथ में मेजर करोगे, रेडियस को भी डिस्टेंस यानी लेंथ में मेजर करोगे, लेंथ बाय लेंथ नहीं होता, कट जाता है। तो आपके पास वो डायमेंशनलेस है लेकिन वेरिएबल है, वैल्यू तो बदल रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं पाई 3.14, वो तो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू बदलेगी। एवोगैड्रो नंबर, जो आप केमिस्ट्री में आई थिंक आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना, पढ़ा ना एवोगैड्रो नंबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 6 इंटू 10⁻23 समथिंग, तो वो नंबर तो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। तो वो क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन तो दोनों का नहीं है। अब बोलो, एक बच्चा बोल रहा था Ma'am, refractive index भी dimensionless है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल। वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। जब आप उनको डिवाइड करते हो तो कट जाता है, तो इसलिए डायमेंशन नहीं आता, लेकिन वो जो वैल्यू है उसकी चेंज होती है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे पाई तो पाई रहेगा ना, कहीं रख लो, लेकिन वो बदलेगा। और मैम बोलो। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर Ma'am, वेलोसिटी velocity of light. क्या बेटा? वेलोसिटी Ma'am, ऑफ लाइट 3 velocity इंटू 10 of टू द light in पावर 8। vacuum. 3 इंटू, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास डायमेंशन उसके हैं, और दूसरी चीज वो कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है वो, उसका डायमेंशन है। डायमेंशन क्या होता है? उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, पर वो एक वैल्यू कांस्टेंट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है कि क्या आपके पास क्या है। मेजर जो बात समझने की है, फॉर्मूला पता होगा डायमेंशन निकाल लोगे, डायमेंशन पता होगा यूनिट निकाल लोगे। दो यूजेस पढ़ लिए हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट मेजर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं, कोई भी जनरल इक्वेशन दे दूं, इसके कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल से डील करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, जब हम लोग करेक्टनेस मेजर करते हैं तो हर एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड होती है। कोई भी अगर रिलेशनशिप है, अगर मैं मान लो इक्वेशन आपको दूं, कोई भी बता दो इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा ना ये? एक इक्वेशन हो गया नहीं होगी? बताओ। Yes, ma'am. इक्वेट कर रखा है आपने, तो ये आपके पास इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है, अगर कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है, इसका मतलब ये डायमेंशनली बैलेंस्ड होती है। तो पहला पॉइंट क्या है? एवरी फिजिकल इक्वेशन, एवरी फिजिकल इक्वेशन should be dimensionally balanced। ठीक है। दूसरा, अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं, कोई भी इक्वेशन बना के मैं आपको बोल दूं, मैंने बना दी इक्वेशन, मैंने दोनों तरफ बैलेंस कर दिया, मैंने बता दिया डायमेंशन दोनों तरफ सेम है, तो आर यू श्योर कि वो इक्वेशन करेक्ट होगा? जरूरी नहीं है। तो इसका अगर उल्टा हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है, डायमेंशन हो सकता है दोनों तरफ सेम हो लेकिन इक्वेशन गलत हो। तो हमेशा याद रखिए, अगर इक्वेशन सही, आपको पता है कि इक्वेशन होती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर वो आप यूज कर रहे हैं वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। लेकिन अगर मैं कुछ भी इधर उधर वेरिएबल्स करके डायमेंशंस कर दूं करेक्ट, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट होगी। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। बट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be physically correct, may or may not be physically correct, हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है एक मेजर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब क्या है?
मान लो मैं आपको कोई भी इक्वेशन दे दूं, एक बहुत ही फेमस इक्वेशन आप यूज करने वाले हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है तो डायमेंशनली बैलेंस्ड होगी, इधर जो डायमेंशन है उधर भी वही डायमेंशन होना चाहिए ईच एंड एवरी सिंगल टर्म का। मतलब टर्म का मतलब क्या है, इसका और इसका और इसका, इनके डायमेंशन जो है वो सेम होंगे। इसका भी डायमेंशन मान लो कुछ भी डायमेंशन डी है, इसका डी है, इसका डी है, सेम आएगा। तो जब भी आप प्लस कर रहे हैं, कोई भी टर्म्स को माइनस कर रहे हैं और एक इक्वेशन आपने बीच में लिखा हुआ है, कुछ भी आप मान लो, चलो x इक्वल्स टू ए प्लस में बी वाई, या आप लिख लो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिख लो आप ए माइनस में बी सी, या बी वाई प्लस में z, कुछ भी इक्वेशन मैंने ऐसे बना लिया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायमेंशन पता है किसी भी एक टर्म, पूरी एक टर्म की बात कर रही हूं मैं, प्रोडक्ट की नहीं, जब भी आपकी टर्म्स प्लस में है या माइनस में है, ये पूरा ठीक है। प्रोडक्ट में और डिवीजन की अगर हम बात करें, वहां डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा ये कंबाइन जो है, एक टर्म जो बनेगा प्लस माइनस के साथ जो आप ले रहे हो, ये जो टर्म है बेटा, ये क्या होगा, डायमेंशन इनका सेम होगा। अगर ये देखिए, यहाँ जो डायमेंशन होगा ये, और इस पूरा टर्म का और इस पूरा टर्म का सेम होएगा। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए x इज इक्वल टू यू बाय में a प्लस बी जेड, कुछ भी है। तो अब क्या होगा, इसका जो डायमेंशन है इक्वल के इस तरफ जो एक पूरा टर्म बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। अब इस पूरा टर्म का डायमेंशन इसके इक्वल होगा, क्लियर है। अब अगर इसकी बात करें, जहां आपको प्लस माइनस दिख रहा है, तो ये बी जेड का जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल होगा। इस पूरा टर्म का जो डायमेंशन, अगर दो टर्म्स प्लस हो रही है तो इसका मतलब उनका दोनों का डायमेंशन सेम है। दो माइनस हो रही है, उनका दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। लेंथ में से लेंथ ही घटा सकते हो ना, टाइम में से टाइम ही तो घटा सकते हो। तो अगर आप दो चीजों को, दो टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। और अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रियंका, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? मैम ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रिपीट कर दो एक बार। कौन से वाला? प्रिंसिपल ऑफ हाँ, होमोजेनिटी। वही मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ, देन यू विल बी एबल टू रिलेट प्रॉपर्ली। देखिए, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, लिख लीजिए किसी कॉपी पे। डायमेंशन ऑन बोथ sides of an equation equation must be same. Dimension on both sides of an equation must be same. दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लिख रही हूं ना बेटा, जैसे आप फोर्स लिख रहे हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप इस पे लगा के देखो। यहाँ पर चलो अगले पेज पे हम सॉल्व करते हैं फोर्स पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है, क्वेश्चन से समझते हैं। फोर्स का डायमेंशन पता है ना क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, यही होता है। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, ए का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। जरा इसको आप कंबाइन करें, राइट हैंड साइड को क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया। आपके पास तीन टर्म है, एक पावर एम की है, एक पावर एल की है, और टी की माइनस 2 है। इकट्ठा मैंने एक बॉक्स में लिख लिया, वो एक डायमेंशन हो गया। और इधर कितना था, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। तो जो फोर्स का डायमेंशन था वही आपके पास किसका डायमेंशन आया है, इस तरफ जो पूरा एक टर्म बन रहा है। समझ में आया? अब अगर कॉम्बिनेशन में दे दूं मैं, अगर मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन आपको कराऊं मैं, चलो ये वाला करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रही थी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपका इस टर्म का डायमेंशन होगा वो इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा और इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा, प्लस माइनस अगर बीच में लगाए तो। अब एस होता है बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ। ये इक्वेशन है जो आप अभी आगे आने वाले चैप्टर में करोगे कि आपके पास एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक बॉल है आपके पास, बॉल आपने थ्रो किया तो बॉल यहां जाके रुका,
तो यहां तक की जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको मैं एस बोल रही हूँ। कितनी स्पीड से आपने फेंका, यू क्या आपके पास, यहां लिख रही हूं मैं, एस क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। टी क्या है टाइम, ए क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब सारी चीज पता है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक ही टर्म है एस, एस का क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ। अब इस टर्म की बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोई डायमेंशन बताएगा मुझे, L/T. यानी एल टी माइनस वन। टाइम का मुझे कोई डायमेंशन बताएगा, T. टी। इसको कंबाइन करना जरा कितना आ रहा है, एल ही आ रहा है ना, ठीक है। एल टी Yes, माइनस वन डी एल आ गया, इसको भी करके देख लेते हैं। अच्छा बताओ 1/2 का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन, नंबर की जब हम बात करें, प्योर नंबर्स की जब आप बात करें, इनका डायमेंशन नहीं होता। ए का कितना होता है एल टी माइनस टू, -2. और टाइम का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, इसको कंबाइन करेंगे सारे को, कितना आया, एल आया कि नहीं आया, क्या सारी टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं। Yes, यदि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में एल आया, यूटी को सॉल्व किया एल आया, हाफ एटी स्क्वायर को सॉल्व किया एल आया, तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हो। समझ में आया। तो एग्जांपल बता रही हूँ कि आप कैसे, ऐसा तो नहीं होता ना टाइम में से लेंथ माइनस कर दिया या टाइम में लेंथ प्लस कर दिया, ऐसा नहीं होता। डायमेंशनली वो करेक्ट होना चाहिए। आपस में मल्टीप्लाई जहां आपको दिख रहा है, देखो एक्सेलरेशन का अलग है, टाइम का अलग है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग हो सकता है, पर आपका पूरा टर्म का अगर प्लस माइनस में बात करो, पूरा पूरा टर्म का एक ही निकलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वही आपके पास राइट हैंड साइड में आएगा। क्लियर। आगे yes, चलिए, ma'am. चलो ये करो, शो कीजिए कि एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ गिवन बाय, ये एक पेंडुलम होता है, इस तरह आप एक बॉब लटकाते हैं एक थ्रेड से, जो आपने फिक्स कर दिया पॉइंट पर, और ये अगर मैं मान लीजिए इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करती हूँ, ये मूव करेगा, तो ये जो एक चक्कर लगाता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, क्या पढ़ने वाले, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आपको पता है फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का, 2π√L/g। ठीक है, अब टाइम का, मैम ये टाइम वैल्यू है, क्या बेटा, मैम देखो ये एल टाइम क्या है, पीरियड की वैल्यू है. सुनो सुनो, एल क्या है, एल होता है इसका लेंथ, पेंडुलम का जो लेंथ है वो एल होता है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, लिखा नहीं हुआ क्या, जी लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ उसको किस ग्रेविटी से पुल करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और 2π आपके पास कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, कि पेंडुलम एक जो चक्कर लगाता है वो कितने समय में लगाता है, वो 2π√L/g में लगाता है। एल उसका लेंथ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2π कांस्टेंट। अब हमको चेक करना है क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इधर डायमेंशन चेक कर लो, अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली बैलेंस होना चाहिए, तो आप इधर चेक करोगे टाइम का कितना होता है, टी ही होता है, इसको टी से रिप्रेजेंट करना है। टाइम पीरियड को भी हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम डायमेंशन में भी टाइम को टी कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इधर बात करते हैं 2π का, तो होएगा ही नहीं, कुछ कांस्टेंट है उसका तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या है, ये L/g का पावर 1/2 है, तो आप पावर 1/2 एक बार बाहर लिख लो ऐसे, रूट को, मतलब रूट को कैसे लिखते हो, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब एल, एल का क्या होता है, एल लेंथ का क्या होता है बेटा, एल, एल है लेंथ। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू LT-2. माइनस लेंथ से लेंथ कट गया, क्या बचा ये, T टी square. 1/2, क्या ये 1/2. नहीं बच गया। Yes, ma'am. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायमेंशनली करेक्ट है ये। तो इस तरीके से आपको ये चीज हेल्प करेगी। ये तो चलो चैप्टर में आ रहा है, बट आगे भी आपको बहुत सारी चीजों में ना डायमेंशंस देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत आंसर है। कई बार ऑप्शंस में आंसर दिए होते हैं और वो ऐसे घुमा फिरा के दे देंगे, आप उनका डायमेंशन चेक कर लो, आपको समझ में आएगा ये वाला ऑप्शन तो आना ही नहीं है, इक्वेशन ही गलत दे रखी है उन्होंने।
तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ये वाला करो। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है, where m is the mass of the body, v is its velocity, g is the acceleration due to gravity, r is the, r क्या है, r कुछ नहीं है, हम कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली यूज है ना। ये हमको रिक्वायर्ड नहीं है, हमको मास चाहिए। आपका h आएगा बेटा, ये h है, h इज हाइट, r इज राइट लिखा है ना, ये h इज हाइट है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। पहले तो मुझे बताओ हाफ एम यू स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहे हैं, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जी और mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की। तो एनर्जी है, क्या ये दोनों एनर्जी को हम डायमेंशनली करेक्ट बता सकते हैं? यस मैम। देख लेते हैं। हाफ का तो कुछ होता ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। मास का m आ गया, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूं मैं। u यानी कि जो उन्होंने बोला है, यहाँ u लिखा है देखो, v इज, यहाँ पर ऊपर u लिख दिया, नीचे v लिख दिया, पर दोनों ही वेलोसिटी है। जनरली हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, लिखने को हाफ एम यू स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। मास का m, g का LT minus 2 और h का L। मैम वहाँ पर ml स्क्वायर t की पावर -2, क्यों आया ये पूछ रहे हो? मैम t की पावर -2 कैसे? ऊपर 2 है ना बेटा, ये पावर में 2 है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेलोसिटी का स्क्वायर यानी इसके डायमेंशन का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यानी कि हर टर्म को स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर और टी की पावर -2 हो गया। -1 का पावर क्या हो जाएगा, मैम एक और बात करा दो, समझ एल में टी आया। माइनस क्लियर कर दीजिए। एल टी -1 इंटू एल टी -1। आप स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एल स्क्वायर और 2 टी की पावर -2 हो गए। टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, पावर को ऐड करते हैं ना, -1 प्लस -1, ठीक है, तो आपके पास -2 हो जाएगा। लेट्स से चलो मैं एक बार दोबारा से यहाँ से बताती हूँ। देखो ये समझ में आ गया ना आपको, लेफ्ट हैंड साइड वाला। यस हाफ का होता नहीं, मास का m होता है, वेलोसिटी का lt माइनस होता है, पावर 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना? अब क्या होता है, जब भी आप पावर ऐसे ऊपर लिखा है तो इनकी जो पावर्स है, l की पावर जो है t की पावर, उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे l का स्क्वायर हो जाएगा, t की -2, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, -2। -2। ठीक है, तो ये आपके पास जब मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिखा है तो पावर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की पावर से। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो मैं कैसे करती, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन a इंटू बी का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया? अब बात कर लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तो क्लियर होगा, मास को m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का lt -2, और ये क्या है, l h। क्लियर? मैम हाँ जी, मैम LHS हमने इक्वेट करके दिया था और RHS हमने खुद इक्वेट किया है ना। नहीं उन्होंने हमको पूछा है कि जो हम लोगों ने इक्वेशन, उन्होंने क्या पूछा है कि कंसिडर करो इस इक्वेशन को और बताओ कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो इक्वेशन उठाई, उसका लेफ्ट हैंड साइड चेक किया, उसका राइट हैंड साइड चेक किया, और दोनों इक्वल है, यानी कि जो आपने इक्वेशन हमको दे रखी है वो डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया? ओके मैम। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों का डायमेंशन सेम है। चलो एक और करो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपका अभी तक के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक वेलोसिटी है पार्टिकल की जो कि इस इक्वेशन में जो पैरामीटर्स उन पे डिपेंड कर रही है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ c? यहाँ पर a, b, c और d, इनके डायमेंशन आप सारे निकालिए। इन्होंने तो क्या है, डायमेंशन सिर्फ c का पूछा है, हम सारे निकालेंगे। t टाइम है, क्या दे रखा है इन्होंने, v तो आपके पास क्या है, वेलोसिटी, और t आपके पास क्या है बेटा, टाइम। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन बताओ क्या होगा, LT -2 LT। अब आ जाते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। तो पहली बात a का तो यही होगा, a का, bt का, और c बाय में d प्लस
टी का अगर पूरा पूरा डायमेंशन आप चेक करते हैं तो किसके इक्वल आना चाहिए? जो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म आ रहा है उसी के इक्वल आना चाहिए। सारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि वेलोसिटी अगर आपका इधर है तो ये भी सारी वेलोसिटीज का सम है, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स आप ले रहे हो, इनका पूरा पूरा क्या आना चाहिए? एल टी माइनस वन। तो एक तो सोल्व हो गया, ए क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। बी बता दो कितना होगा। अब बी टी जो है, बीटी की बात करें, दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। बी मुझे नहीं पता क्या है, टी का आप लिख सकते हो ना, टी दिस इज इक्वल टू एल टी। हाँ तो टी इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा? एल टी माइनस वन। बी कितना हो जाएगा? एल टी माइनस वन बाई में टी कितना हो गया? ये एल टी माइनस। आई बात समझ में? मैम ये नीचे वाला टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है। देखो नीचे वाला टी, ये आपके पास एल इंटू टी की पावर माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस वन हो गया ना। यस मैम। और टी की पावर मल्टीप्लाई में अगर पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। माइनस वन में माइनस वन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? माइनस टू। यस मैम। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? टू इंटू टू को टू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, और ऐसे भी बोल सकते हो टू की पावर वन प्लस वन, टू का स्क्वायर, मर्जी है आपकी। ये मैथ्स है बेटा, इस प्रैक्टिस करते रहो। ये छोटी छोटी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर कर लेनी है पहले एक दो चैप्टर्स के अंदर अंदर ही। हाँ जी बेटा बोलो, कौन बोल रहा था अभी? कोई बोल रहा था ना अभी? मैम इसमें सी वाला पार्ट कैसे करेंगे? सी C वाला अपॉन देखो पूरे का डायमेंशन तो होना चाहिए क्या? सी बाय में डी प्लस में टी का पूरे का डायमेंशन होना चाहिए एल टी माइनस वन, जो वी का है, जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसके इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं सी। सी तो हमें निकालना ही है, बात करते हैं इसकी। मुझे बताओ प्लस और माइनस कब करोगे आप? जब दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी डी का डायमेंशन तो कौन से वाला होगा? जो टी का है, राइट? यही बोल रहा है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जब प्लस और माइनस की बात करो, कोई भी टर्म एक्स वाई है तो सेम डायमेंशन की ऐड होती है या सेम डायमेंशन की सब्ट्रैक्ट होती है? तो यानी कि जो टी का डायमेंशन होगा वही डी का डायमेंशन हो। टी का डायमेंशन क्या है? क्या है बेटा? टी। टी। तो नीचे आपके पास डायमेंशन आएगा टी, ऊपर आएगा सी। दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। सी कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन इंटू टी। तो टी की पावर माइनस वन, टी की पावर वन, ये तो कट गया। सी की वैल्यू कितनी आई? जानशु का आंसर बिल्कुल ठीक है। सी का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? एल। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? क्लैरिफाई इट राइट नाउ। बार बार नहीं बोलना फिर मेरे को बाद में कि समझ में नहीं आया। कुछ भी डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? देखो मैं आपको बोल रही थी, चलो ये जो डी प्लस टी का अगर किसी को कंफ्यूजन पेंडिंग है तो सुनो, डी प्लस टी आप ऐसे कर सकते हो, जब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे ना उसको एक वेरिएबल मान लिया करो। डी प्लस टी क्या है ये, अब इसको अलग से निकाल के रख लिया आपने, ठीक है। तो अब आप देखो कि दो वेरिएबल्स ऐड, लेंथ में लेंथ ऐड होता है, मास में मास ऐड होगा, तो टाइम में टाइम ही ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पर डायमेंशन क्या बनेगा? डी का टाइम ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? अब यहाँ पर क्या था? वेलोसिटी का क्या निकाला आप लोगों ने? एल टी माइनस वन। ए का भी एल टी माइनस वन, बी का आप लोगों ने निकाला एल टी माइनस टू, और सी का आप लोगों ने बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट अगेन कि भाई टी का जो डायमेंशन है वही डी का होगा, तो नीचे तो टाइम का ही डायमेंशन आना चाहिए। अब ऐसे नहीं कर देना टी प्लस टी टू टी हो गया, ऐसे नहीं होता। आपको पता है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, वो एक बार लेना है। समझ में आई? यस मैम। यस ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो हमारी मेजर मेजर चीजें हो गई हैं। चलो मैम। हाँ जी। मैम एक बार ये बता दो कि कब हम मतलब जब मल्टीप्लाई में रहेगा कब हम उसको माइनस करेंगे, कब हम उसको प्लस करेंगे? देखो जब आप टर्म्स को ऐड कर रहे हो ना, जैसे आपने इसी एग्जांपल से यहाँ से सिखाती हूँ मैं आपको। जैसे v इज इक्वल टू ए प्लस में बी टी
और क्या था, सी बाय में डी प्लस डी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, सिंपल एग्जांपल से हम ये समझते हैं भाई, ये जो लेंथ है ना, इसमें एक लेंथ ही ऐड होगी, लेंथ में लेंथ ऐड होती है, लेंथ में टाइम नहीं ऐड हो सकता। ठीक है, तो एक इक्वेशन अगर उन्होंने बना रखी है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आप यूनिट बताओ क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यस यस ठीक है, तो ये जो भी कुछ सॉल्व होके आएगा वो मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए ना, यस राइट। यस मैम। अगर ये किलोग्राम आ गया तो वेलोसिटी थोड़ी रह जाएगी, और ये मीटर पर सेकेंड कब आएगा, जब एवरी सिंगल टर्म जो है वो मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, इसका जो होगा वही इसका होगा, इसका जो होगा वो वही इसका होगा। तो प्लस और माइनस जब आपको बीच में दिख रहा है ना, टर्म्स के बीच में प्लस एंड माइनस, तो इक्वेशन में देखेंगे कि अगर आपको एक टर्म का पता था, मान लो आपको इसका पता होता, मैं इसका डायमेंशन यहाँ मैं वेलोसिटी लिख देती, लेट्स से कि आपको इसका नहीं पता, ये आपको नहीं पता कि क्या है, यहाँ पर लिख लो y है, y इज इक्वल टू a प्लस v प्लस में c बाई डी टी। अगर एक का भी पता है तो आपको पता है भाई इधर भी वेलोसिटी ही ऐड हो रहा होगा, इधर भी वेलोसिटी ही ऐड हो रहा होगा, और जो इक्वेट करके आएगा वो भी वेलोसिटी ही आएगा। यस मैम। पहली बात, कुछ भी दे रखा है, एक टर्म प्लस माइनस में पता है ना, तो आपको पता है कॉम्बिनेशन में सारी सेम डायमेंशंस की होंगी। अब जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं, तो पूरे का सॉल्व होके तो वेलोसिटी का ही डायमेंशन आएगा, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके अगर देखें, तो नीचे जो डायमेंशन है, नीचे ऊपर तो चलो ठीक है, जो भी डायमेंशन है मुझे नहीं पता, निकालना है मुझे, वो एक अननोन चीज है, नीचे जो इक्वेशन वो भी प्लस माइनस में हो गई ना दोबारा से। तो अब Yes, यहाँ ma'am. पर आपको एक का पता था क्या, टाइम वाला, टाइम का तो मुझे पता है, यानी इसमें ऐड तो टाइम ही होगा, तो दूसरा जो टर्म है जो डी आपको दिख रहा है वो टाइम ही होगा। ठीक है, तो इसका पूरे का भी सॉल्व करके आएगा तो टाइम ही आएगा ना, जैसे यहाँ आया Yes, कि ma'am. सबको सम करेंगे तो मीटर पर सेकेंड ही आएगा, तो वैसे यहाँ भी टाइम ही आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा 2 + 2 Yes, ma'am. 2 सेकंड, मान लो 2 सेकंड में चली, 2 सेकंड में फिर चली, 2 + 2 मेरा क्या है 4 सेकंड, टाइम आ गया ना। Yes, ma'am. तो एक बार लिखना इसको, समझ में आया। Yes, ma'am. और जैसे ही आप जैसे यहाँ पर डिवाइड वगैरह कुछ कर रहे हैं, मान लो ऊपर कुछ है ml² है, नीचे आपके पास l-3 है, तो आप इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, आपको एक पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, समझ में आया, ml² t का l का पावर +3, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कोई और डाउट, वेलोसिटी का LT -1 बेटा, एनी अदर डाउट। तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। ओके, चले आगे। Yes, ma'am. To establish the relation among various physical quantities, relationship निकाल सकते हो। If we know the factors on which a physical quantity may depend, we can find a formula relating the quantity with those factors। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मुझे पता था कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे, पता था ना मुझे, तो फॉर्मूला अभी तक मैं यूज करती आ रही हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, मुझे पता है। लेकिन कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता मुझे, मैं फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। पर अगर मान लो मुझे नहीं पता कितनी पावर पे कर रहा है, एक्स और वाई मान लो, यही आएगा आंसर, देखना पावर 1 1 ही आएगा। एफ डिपेंड कर रहा है m की पावर x पे, और f इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर y पे, दोनों को कंबाइन करते हैं तो f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y। प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटा सकते हैं, कांस्टेंट आ जाता है। Yes, ma'am. F equals to mx. ए वाई, ठीक है। यहाँ अब f का डायमेंशन पता है ना कितना है, mlt -2। -2. इधर देखो, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसको हटाओ, इसकी बात करते हैं, ये कांस्टेंट था ना, इसको हटा लो, इसकी बात करो। m क्या है, मास, मास की पावर क्या है x, और एक्सेलरेशन का भी आपको पता है LT -2 LT पावर। -2. नाउ यू कैन कंपेयर पावर्स, मास का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और इधर कितना है मास का x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। आप लेंथ को कंपेयर कर सकते हो, लेंथ का पावर कितना है बेटा, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1. y, मैम ठीक है, y 1 लिख सकते हैं ना, y1, यस, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, t का पावर कंपेयर कर लो, इधर है -2 और इधर कितना है -2, -2y. y का भी कितना आ गया आपके पास, y का तो खैर हम निकाल ही चुके, तो हमको दोबारा निकालने का जरूरत ही नहीं था, लेंथ से ही निकल गया था। Yes, ma'am.
मैम एक बार दोबारा बता दो। क्या करना है आपको, दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेना, फिर m की टोटल पावर जितना लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है उसको लेंथ की m की टोटल पावर राइट हैंड साइड से कंपेयर कर दिया, फिर लेंथ की पावर इधर कितना बन रहा है उधर कितना बन रहा है कंपेयर कर दिया, फिर टाइम का इधर कितना बन रहा है टाइम का उधर कितना बन रहा है वो कंपेयर कर दिया, तो एक्स वाई जेड निकल जाएंगे। जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व करा होगा ना 9th एंड 10th में, दो यस इक्वेशन मैम। सॉल्व कर सकते हो वेरिएबल्स की फॉर्म में, 3 को सॉल्व कर यस सकते हो। मैम। तो यस एक्स और मैम वाई हमने ऐसे एक्स होगी, तो चलो सिंपल सिंपल इक्वेशन है। क्वेश्चन अब कॉम्प्लिकेटेड आएंगे जहाँ इक्वेशंस को आपको एक्चुअली में सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2x प्लस में y इज इक्वल टू -2, ऐसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकलेगा। तो अब देखो x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया, क्या मेरे पास फॉर्मूला नहीं आ गया? तो मैं क्या करती हूँ, डायमेंशंस का इस्तेमाल, मेरे को अगर फैक्टर्स पता है कि किस किस पर फोर्स डिपेंड करता है तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर सकती हूँ। आज भी मैं कोई चीज, अगर मान लीजिए मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर कुछ ऐसा आया कि ये मान लीजिए बॉल जो है पानी में तैर रही है, तो बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है पानी की वजह से, ठीक है, और मैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करती हूँ, मुझे ये समझ में आ गया जो बॉल पे फोर्स लग रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है पानी कितना गाढ़ा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हो सकता है बॉल की शेप पे डिपेंड कर रहा है। तो वो सारे फैक्टर्स को मैं जब कैलकुलेट करती हूँ यूजिंग डायमेंशंस, मुझे समझ में आ जाएगा कितनी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पर आपका डायमेंशन हेल्प करता है, ये इसका एक यूज हो गया। आई बात समझ में? यस यस मैम। मैम। मैम यस ये मैम। बैलेंस इक्वेशन की तरह ही है। हाँ, मतलब आपको इक्वेशन बैलेंस करना है दोनों तरफ। मास, अब इक्वेशन बन कैसे रही है, मास को कंपेयर कर लो, लेंथ को कंपेयर कर लो, टाइम पीरियड को कंपेयर कर लो। चलो यस ये कर, मैम। ये वाला आप खुद करो, फिर जाना आप लोग। फिर वैसे कराना तो मुझे आपको आगे भी था, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन वन अनदर, पर फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम which may depend upon mass of bob, length of pendulum and acceleration due to gravity। क्या बोल रहा है, जो टाइम पीरियड है उसको t से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल t से। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब, लेकिन मास का कितना पावर से डिपेंड कर रहा है मेरे को नहीं पता, मैं लिख देती हूँ m की पावर x पे डिपेंड कर रहा है। यही टाइम पीरियड लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, y। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, z, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लिख देते हैं, m का पावर x, l का पावर y और g का पावर z। अब सॉल्व करो, t का आपको पता है ना, टाइम पीरियड, ये आपके पास एक कांस्टेंट हो गया। m क्या होता है m, l क्या होता है l, g कितना होता है LT-2। कंपेयर करो और मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ कितना आएगा। सही बच्चे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए बेटा। जब आप ये कांस्टेंट लगाना, कांस्टेंट को पिक्चर में नहीं लेना, बाकी को कंपेयर करना। आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता था यहाँ पे, मैम कांस्टेंट के भी तो डायमेंशन होते हैं ना, कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशन होते हैं, या तो गिवन होगा आप लोगों को कि किस किस पे वो डिपेंड कर रहा है, फिर आपको वो लेना पड़ेगा, एमएलटी की फॉर्म में ही वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और नहीं गिवन है तो आप उसको कांस्टेंट लेंगे और उसके डायमेंशन आप नहीं लेंगे। यस, तो x का वैल्यू एक स्टूडेंट ने निकाला, नोनी, वेरी गुड, 0, y का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू -1/2। तो हम लिख लेते हैं कि टाइम पीरियड आपके पास आ गया k, m की पावर x था, m की पावर x यानी 0, लेंथ का कितना आया है l की पावर y यानी l का पावर 1/2, और g का कितना आया है -1/2। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, m की पावर 0 तो 1 ही हो गया, एनीथिंग का पावर 0 1 होता है, ये क्या हो जाएगा k l की पावर 1/2 बाय में g की पावर 1/2 कर लूं, ये क्या हो जाएगा k अंडर रूट l/g कर दूं। क्या यही फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे नहीं करा था जब हमने डायमेंशनली देखा था कि करेक्ट है कि नहीं? तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया जो हमने इस तरीके से सॉल्व भी कर लिया कि ये इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करा था, मुझे पता था, फॉर्मूला ये बन रहा है। अब लिमिटेशन होती है कि
आपने फॉर्मूला जब पीछे किया तो यहाँ पर 2 पाई लिखा हुआ था। यस मैम। यही डायमेंशन का लिमिटेशन है, वो एक कांस्टेंट नहीं बता सकता कि कितना है। वो आपको एक्सपेरिमेंट्स करके सॉल्व करके और फिर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पता लगाना पड़ेगा कि वो कितना कांस्टेंट है। तो ये इसका एक डायमेंशन होता है, सॉरी लिमिटेशन होता है। समझ में आया? यस मैम। यहाँ तक आज का क्लास हम लोग रखते हैं। अगली क्लास में हम टॉपिक ये करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ठीक है, आप Okay, ma'am. लिमिटेशन क्लिक कर सकते हो। देखो, बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जैसे जो 2 पाई हो गया, उसका वैल्यू आप डायमेंशंस के थ्रू यूज करके नहीं निकाल सकते कि कितना आ रहा है। By this method, the equation containing trigonometrical, exponential and logarithmic terms cannot be analyzed. इन terms को आप analyze नहीं कर सकते। Third, this method is useful when a physical quantity depends on other quantities which are multiplied, divided or raised to some powers. अब जैसे हम लोगों ने ये वाला ही टॉपिक किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था भैया, ये वाला, ये तीनों मैंने से मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही आ रहा है पूरा फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी टाइम पीरियड के साथ इसके साथ प्लस में कुछ और भी आ रहा होता तो मैं डायमेंशंस की मदद से नहीं सॉल्व कर पाती। मैं प्लस माइनस वाली इक्वेशन को डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं ये तो बता सकती हूँ। डायमेंशन दोनों तरफ कंपेयर कर सकती हूँ, भाई डायमेंशन सेम वाले ही ऐड या माइनस होंगे, लेकिन प्लस माइनस वाले टर्म में निकाल नहीं सकती यूजिंग डायमेंशंस कि कितना टर्म आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास थर्ड टर्म कुछ और होता, लेट्स से कुछ भी एल स्क्वायर बाय कुछ भी एनीथिंग, तो वो आप इक्वेशन नहीं डिराइव कर पाओगे। जैसे यहाँ मैंने डिराइव कर लिया ना एक फॉर्मूला, वहां पर ये फॉर्मूला नहीं डिराइव कर पाओगे आप प्लस माइनस में। समझ में आया? तो ये लिमिटेशन हो गया एक कि this method is useful when a physical quantities depends on other quantities which are multiplied, divided or raised to some powers. It cannot be used if a physical quantity depends upon sum or difference of two quantities. समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो आज Yes, का ma'am. लेक्चर यहीं तक रखते हैं और इस बाय मैम। हाँ जी, बाय बेटा। इसके बाद यूनिट वाला आ जाएगा टॉपिक, फिर हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स वाला, साथ में ही कर Okay, लेंगे। ma'am. कन्वर्जन वाला और सिग्निफिकेंट फिगर और एरर एक में कर लेंगे। उसके बाद हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। यस